सेक्शन सी की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं सेक्शन सी जो है आपका वो लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक का पार्ट है। ओके, सेक्शन सी जो है आपका लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक का पार्ट है। ओके, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एक पैसेज दिया हुआ है, गॉट इट, पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो है इसको क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। ठीक है, और केयरफुली रीड करने के बाद जो है आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, और उसका जो है आपको क्या करना है कि जवाब देना है। ओके, तो वीडियो को स्किप ना करें, आप इसे समझने की कोशिश करें कि कैसे जो है पैसेज को जो है रीड किया जाता है और कैसे जो है हम लोग उसका आंसर देते हैं। ओके, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल जो है वो मैंने मतलब कि जाना शुरू किया। ठीक है, मॉन्टेसरी स्कूल जो है, नर्सरी स्कूल जो है वो मैंने जाना शुरू किया। ये मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल क्या है, एक प्ले स्कूल है, गॉट इट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जो है जाना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, यानी कि मैं वहां पे रुका, यानी कि उस स्कूल में मैं मतलब कि रुका। ठीक है, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, गॉट इट, या 6 साल का नहीं हो गया। एट विच टाइम, और उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब मैं 6 साल की हो गई या हो गया, ठीक है, तो उस समय मैं कौन से क्लास में थी, फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि पहले फॉर्म में, गॉट इट, क्लियर। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इन द 6th फॉर्म, ठीक है, माई टीचर वाज मिसेस कुपरस। अब बोलता है कि जब मैं, ठीक है, 6 में चली गई, इन द 6th फॉर्म, ठीक है, माई टीचर वाज मिसेस कुपरस, और जब मैं 6th क्लास में चली गई तो उस समय मेरी टीचर कौन थी, मिसेस कुपरस द हेड मिस्ट्रेस, यानी कि प्राध्यापिका थी, प्रधानाध्यापका थी। ठीक है, मतलब कि हेड मिस्ट्रेस थी। ठीक है, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर, और जैसे ही साल का अंत हुआ, ठीक है, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, गॉट इट। अब बोलता है कि जब साल का अंत जब हो गया, ठीक है, तो वी वर बोथ इन टीयर, मतलब कि हम लोगों को दोनों की आंखों में जो है आंसू था। ठीक है, किनके आंखों में, तो आई यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आई कौन है। ठीक है, आई इनकी आंखों में और इनके जो है हेड मिस्ट्रेस की आंखों में। वही चीज बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, वी वर बोथ इन टीयर्स, मतलब दोनों के आंखों में जो है आंसू था। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जिसको कहा जा सकता है कि एक हार्ट ब्रेकिंग जो है वो फेयरवेल था, मतलब बहुत ही दुख देने वाला जो है, मतलब कि क्या था, फेयरवेल था, मतलब विदाई था, गॉट इट। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, इन द समर ऑफ 1941, ठीक है, यानी कि 1941 के समर में बात कर रहा है, समर के दिनों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, गर्मी के दिनों में बात कर रहा है। ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा यहाँ पे जो है ग्रैंड मदर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ग्रैंडमा मतलब दादी होता है। ओके, तो ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा जो है वो बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उसका क्या करवाना पड़ा, तो ऑपरेशन करवाना पड़ा। ओके, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सो माई बर्थडे, यानी कि मेरा जो बर्थडे जो था, ठीक है, वो पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, मतलब कि उसमें जो है बहुत ही ज्यादा मीन्स पॉम्प एंड शो के साथ जो है नहीं मनाया गया, मतलब कि ठीक है ना, बहुत ही मतलब कि छोटा सा सेलिब्रेशन ही किया गया। ठीक है ना, मतलब कि छोटे से सेलिब्रेशन के साथ मतलब कि वो गुजरा। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और ग्रैंडमा जो है मतलब कि डाइड हो गई, मर गई, डेथ कर गई। ठीक है, 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई नहीं जानता है, नो वन नोज कि हाउ ऑफन, मतलब कि मैं उसके बारे में जो है कितना मतलब कि सोचती थी या सोचता था। देखिए अभी आपको पता नहीं चल रहा है ना कि यहाँ पे आई कौन है। ठीक है ना, आई जो है यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मतलब कि मैं, कोई नहीं जानता है कि मैं उसके बारे में जो हूँ कितना सोचती थी। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी जो है मैं उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, ये वाला कौन बोल रहा है, तो यहाँ पे आई बोल रहा है। ठीक है, या आई बोल रही है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, और जो
1942 का जो सेलिब्रेशन था, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन जो था, ठीक है, वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर्स, यानी कि ये जो है ये उस साल जो है जो मतलब कि मनाया गया, मतलब कि सेलिब्रेशन, ठीक है, वो मतलब कि एक जस्ट लाइक दूसरे के लिए मनाया गया था, ठीक है ना। एंड ग्रैंडमाज कैंडल, और ग्रैंडमा का कैंडल जो है वाज लिट, उसको जो है जला दिया गया along with the rest, मतलब कि बाकियों के साथ जो है ग्रैंडमा का भी एक कैंडल जो है उसके साथ जला दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि अच्छे से इसको जो है इसी तरह से जो है एग्जाम में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। देखिए अब तो आपको पता नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम बोल रहे थे बार बार, ठीक है ना, इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे स्पीकर के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आई सिर्फ लिखा हुआ है। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका पूछ ही दिया है क्वेश्चन कि हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, यानी कि ये सब जो लाइन लिखा हुआ है तो इसका स्पीकर कौन है, ठीक है। तो देखिए द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज एनी, ठीक है, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज एनी। आपको देखिए कैसे लिखना है आंसर, ठीक है। आपको जैसे पूछा जा रहा है कि हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, तो आपको क्या करना है कि द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, अब क्या करना है, इज एनी लगाना है। आप इज यहाँ पे क्यों लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि हमको जो है वर्ब जो है, मेरा वर्ब जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एनी हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि ये एनी कैसे होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो आप पैसेज जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक से निकाला गया है, गॉट इट। अब आपको समझ में आया कि टेक्स्ट बुक पढ़ना कितना जरूरी होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर जो है वो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है, गॉट इट। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चलता होगा, ठीक है, कि ये जो पैसेज जो है वो आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से जो है उस चैप्टर का जो है ये पार्ट है, वहीं से आपको उठा करके जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, गॉट इट। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, यानी कि द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज एनी, गॉट इट। आइए आगे बढ़ते हैं। Why did the speaker and the headmistress have tears? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि why did the speaker, मतलब स्पीकर कौन है, यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा, एनी, गॉट इट। तो why did the speaker and the headmistress, और जो headmistress थी, have tears, उनकी आंखों में, ठीक है, आंसू क्यों था, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ना, यहाँ पे आप खोजिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर वी were both in tears as we said heartbreaking farewell, ठीक है। तो आपको जो है पैसेज में ही मिल जाएगा। देखिए आप उसको कैसे लिखेंगे, द स्पीकर एंड द हेड मिस्ट्रेस हैड टीयर्स, ठीक है, उन लोगों की आंखों में जो है आंसू था, बिकॉज, क्योंकि, बोथ वर बिडिंग, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दोनों का दोनों जो है मतलब कि क्या हो रहा था वहां पे, एक तरह से हार्ट ब्रेकिंग जो है फेयरवेल मतलब कि हो रहा था, विदाई समारोह मतलब कि हो रहा था। तो यही रीजन था कि दोनों के आंखों में जो है वो क्या था, आंसू था, गॉट इट। समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाई वाज द स्पीकर्स बर्थडे नॉट सेलिब्रेटेड, गॉट इट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाई वाज द स्पीकर्स बर्थडे, यानी कि क्यों स्पीकर का बर्थडे, यानी कि एनी का बर्थडे, गॉट इट, कि एनी का बर्थडे या तो स्पीकर का बर्थडे जो है नॉट सेलिब्रेटेड, वो सेलिब्रेट नहीं किया गया, गॉट इट। तो देखिए द स्पीकर्स बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड, ओके, द स्पीकर्स बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज, क्योंकि हर ग्रैंडमा मतलब दादी, तो हर ग्रैंडमा उसकी दादी जो है फेल इल, वो बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ठीक है, और उसको क्या करवाना पड़ा, ऑपरेशन करवाना पड़ा। देखिए यहाँ पे ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ठीक है, इसलिए बोल रहा है सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, गॉट इट। आपको यहां से मिल जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मिंट फॉर, ठीक है, आपको जो है एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कि एक वर्ड आपको खोजना है पैसेज में से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मिंट फॉर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, मिंट फॉर होता है। तो देखिए आपको यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंडेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटेंडेड, गॉट इट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो है पैसेंस रख के केयरफुली जो है पैसेज को इसी तरह से पढ़ना है,
ठीक है, और फिर सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। आपको देखना है, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है कैसे लिखा गया है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर दिए, ठीक है, नहीं, आप देखिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जब तक आप सटीक आंसर नहीं लिखेगा तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। ओके, गॉट इट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये सब सारा पैसेज। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए 42 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग्स। ओके, व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ठीक है, देखिए यदि आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है, इस चैप्टर को, तो आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंचो का फीलिंग जो है वो कैसा था। ठीक है, क्या था, मतलब कि उसका फीलिंग जो है वो कैसा था। ठीक है, व्हेन द हेल जो है स्टॉप, जब हेल जो है वो स्टॉप कर गया, ठीक है, यानी जो ओले जो पड़ने लगे थे, ठीक है ना, तो वो जब स्टॉप हो गया, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि उस समय लेंचो का फीलिंग जो है वो क्या था, मतलब कि वो क्या सोचा। गॉट इट। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, देखिए व्हेन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब। ओके, जब व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। ओके, जब हेल जो है वो पूरी तरह से स्टॉप हो गया, ठीक है, तो उस समय लेंचो का जो सोल जो था, ठीक है ना, उसका जो हृदय जो था, ठीक है, वो पूरी तरह से जो है वो सैडनेस से भर गया, मतलब कि उदासी से भर गया, निराशा से भर गया। ओके, देखिए सिंस, चूंकि, यहाँ पे सिंस का मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ओके, चूंकि जो है मतलब कि चूंकि जो है कॉर्न यानी कि जो फसल जो था, ठीक है, कॉर्न का मतलब होता है फसल। ओके, कॉर्न का मतलब फसल, तो द कॉर्न वाज टोटली का मतलब होता है कि समूचे, पूरी तरह से। ओके, डिस्ट्रॉयड हो चुका था। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है विनाश हो जाना, मतलब कि खत्म हो जाना, ठीक है, हेल स्टोन के कारण। ओके, वही चीज बोला जा रहा है कि सिंस द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो कॉर्न जो था, जो फसल जो था, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, यानी कि एकदम विनाश हो गया था, एकदम खत्म हो गया था। ओके, सो ही थॉट दैट ही वुड गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो सो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए। तो इसलिए उसने सोचा, क्या सोचा, तो उसने सोचा कि ही वुड गो हंग्री, कि वो जो है मतलब कि हंग्री हो जाएगा, मतलब कि भूखा रह जाएगा, दिस ईयर मतलब कि वो इस साल भूखा रह जाएगा। गॉट इट। तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। ओके, देखिए बोलता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए देखिए, वाज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल कमेंट। ओके, 43 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, बोल रहा है कि वाज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या एनी जो है वो इंटेलिजेंट गर्ल थी। इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। ओके, तो क्या एनी जो है वो इंटेलिजेंट गर्ल थी, कमेंट कीजिए। ओके, आइए देखते हैं इसका आंसर। यस, इट इज ट्रू दैट एनी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, देखिए आपका आंसर क्या बोल रहा है, यस बोल रहा है। ठीक है, हाँ, इट इज ट्रू, ये सही है कि एनी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि एनी जो है एक इंटेलिजेंट गर्ल थी। ओके, सी वाज 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ये जो है 13 साल की जो है एक लड़की थी। सी हैड बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिबिलिटी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, सी हैड बोथ, यानी उसके पास दोनों ही चीजें थी। ठीक है, दोनों चीजें क्या क्या, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदारी, ठीक है, और सेंसिबिलिटी का मतलब होता है बुद्धि। ओके, तो देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका वर्ड मीनिंग आपको पता चल रहा है ना, UNDERSTANDING। और सेंसिबिलिटी का देखिए SENSIBILITY। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो है लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वर्ड मीनिंग आप सही लिख सकें। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है कि सी हैड बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिबिलिटी, यानी उसके पास दोनों ही चीजें था, समझदारी भी था और बुद्धि भी था। ओके, देखिए दैट अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, मतलब कि निकलता था, आता था, प्रतीत होता था। दैट अपीयर्ड, ठीक है, थ्रू हर एक्शन, जो कि उसके एक्शन के द्वारा जो है पता चलता था। आखिर किसी के पास यदि अंडरस्टैंडिंग है और सेंसिबिलिटी है तो आप उसको कैसे जानेंगे,
जब तक ले वो कोई एक्शन ना करे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनके पास अंडरस्टैंडिंग है, कि सेंसिबिलिटी है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो उसके एक्शन के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा जो है पता चलता था। ओके, सी ऑलवेज केप्ट स्पीकिंग। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सी ऑलवेज केप्ट स्पीकिंग। सी यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? तो एनी के लिए आ रहा है, यानी कि वह हमेशा जो है वो बोलते रहती थी। हमने बताया था कि कीप स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते रहना, कीप प्लेइंग का मतलब होता है खेलते रहना, कीप लाफिंग का मतलब होता है हंसते रहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी ऑलवेज केप्ट स्पीकिंग। चूंकि यहाँ पे केप्ट लगा है तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो हमेशा क्या करती थी कि वो सी ऑलवेज केप्ट स्पीकिंग, वो बोलते रहती थी। सी ऑलवेज केप्ट स्पीकिंग। ओके, सी ऑलवेज केप्ट स्पीकिंग। दैट्स वाई, यही कारण है कि, दैट्स वाई का मतलब होता है यही कारण है कि, सी वाज कॉल्ड, उसे बोला जाता था, उसे कहा जाता था क्या? अ चैटर बॉक्स, यानी कि उसका नाम जो है चैटर बॉक्स दे दिया था। ठीक है, यानी कि एनी जो है वो हमेशा बोलते रहती थी, इसलिए सब लोग उसको क्या बोलते थे? तो चैटर बॉक्स बोलते थे। ओके, मिस्टर केसिंग पनिश्ड हर फॉर हर टू मच स्पीकिंग। मिस्टर केसिंग जो कि उसके मैथ्स के टीचर थे, ठीक है, पनिश किया था, यानी कि उसको जो है मतलब कि दंड मिला था, पनिश किया था, हर फॉर हर टू मच स्पीकिंग, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने के लिए। ओके, सी सेज दैट, वो बोलती थी, कौन? तो एनी बोलती है दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी कि टॉकिंग जो है यानी बात करना जो है वो स्टूडेंट्स का क्या है? ट्रेट है। ट्रेट का मतलब होता है छाप। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टॉकिंग यानी कि बात करना जो है स्टूडेंट्स का क्या होता है? ट्रेट होता है। ओके, सी प्लेज जोक्स ऑन मिस्टर केसिंग, और यहाँ पे एनी क्या करती है कि वो जोक्स मतलब की करती है, ठीक है, किस पर? तो मिस्टर केसिंग पर, जो उसके मैथ्स के टीचर थे, ठीक है, जिन्होंने इसे पनिश किया था, ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्या करती है कि जोक्स मतलब की करती है। ओके, सी रोट अ पोएम, उसने जो है एक पोएम भी लिखी थी, ठीक है, क्या? तो ऑन क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब कि इस तरह का टाइटल मतलब की था, ठीक है, क्वैक क्वैक क्वैक, और जो है उन्होंने एक पोएम लिखा था। सी सटायर्स मिस्टर केसिंग विथ इट, और वो क्या करती थी, यानी कि जो एनी जो है वो एक पोएम लिखी थी क्वैक 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 कर करके, ठीक है ना, और वो क्या करती थी इस पोएम के थ्रू से जो है उसको जो है उपहास उड़ाती थी। किसको? तो मिस्टर केसिंग को। सटायर का मतलब होता है कि उपहास उड़ाना, उसको मतलब कि ताना मारना, ठीक है, मिस्टर केसिंग को, विथ इट, इसके साथ। बट मिस्टर केसिंग अंडरस्टैंड्स द जोक्स, लेकिन मिस्टर केसिंग जो थे, जो उसके क्लास टीचर थे, मतलब कि मैथ्स के टीचर थे, ठीक है, वो समझ जाते हैं, ठीक है, इस जोक्स का मतलब कि नहीं ये जोक्स जो है उसी पर है, ठीक है, वो समझ जाते हैं। देयर आफ्टर ही नेवर पनिश्ड हर, और उसके बाद से फिर उन्होंने कभी उसको पनिश नहीं किए। ओके, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, वर्ड मीनिंग वगैरह सब अच्छे से देख लेना है। हो सकता है आपको कहीं वर्ड मीनिंग समझने में जो है प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, तो आप देखिए कि हम उसको क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ कहा ट्रेट, ट्रेट, तो आप उसको अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। पनिश्ड कहा तो आप उसको समझिए कि PUNISHED होगा ही, ठीक है, तो आप इस तरह करके, मतलब आपको उतारते समय जो है सावधानी, केयरफुल होकर के उतारना है, ठीक है, रॉन्ग जो है वर्ड्स आपको नहीं उतारना है। गॉट इट? आइए नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 43 का या वाला आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का या वाला आंसर। ओके, जो रहता है ना एक्स्ट्रा में कि इसे लिखें या तो इसे लिखें, तो हमने ये सब क्वेश्चन को भी जो है सारा सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स, मैंने एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं किया। आप इस वीडियो में जो है टोटल क्वेश्चन पाएंगे, यहां तक कि आपको या वाला क्वेश्चन भी जो है आपको इसमें बना दिया गया है। ओके, तो आप एक बार जो है अच्छे से ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत इसका एडवांटेज मिलेगा। गॉट इट? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का या वाला। देखिए क्या पूछा रहा है, हु इनवाइट्स द कमेंट्स, यानी कि कौन मतलब कि कमेंट को जो है इनवाइट्स करता है। ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, यानी कि इस तरह का कमेंट जो है मतलब कि कौन करता है और क्यों करता है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का जो है, ठीक है, आपको इसका जो है जवाब देना है, आंसर देना है। तो सबसे फिर से समझिए, हु इनवाइट्स द कमेंट, यानी कि इस तरह का कमेंट जो है वो कौन करता है। ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, यानी कि उसका जो है ड्रेस्ड किया जाता है, मतलब कि वो पहना जाता है, पहनता है, लाइक अ पेडर, पेडर की तरह, ठीक है। वाई? देखिए, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जानिए कि ये जो है
ये कमेंट जो है ये कहां से आया हुआ है, कौन से स्टोरी का आया हुआ है, ठीक है। तो हमने लिख दिया है उसको कि दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू द स्टोरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। यहाँ पे क्वेश्चन ही हमने लिख दिया है, ठीक है। आप इसको जो है कमेंट भी यहाँ लिख सकते हैं कि दिस कमेंट इज बिलोंग टू द स्टोरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। आप यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं कि दिस कमेंट इज बिलोंग टू द स्टोरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, गॉट इट। तो चलिए आइए फिर से समझते हैं। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है बिलोंग है यानी कि संबंधित है टू द स्टोरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि कौन से स्टोरी से, तो अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा के स्टोरी से जो है मतलब कि ये लाया गया है। द बेकर ऑफ दोज डेज, यानी कि बेकर जो है, ठीक है ना, यानी कि उस जमाने में जो है बेकर लोग जो है, ठीक है, वोर पिक्यूलियर ड्रेस, ठीक है, नोन एज कबाई, यानी कि उस जमाने में जो है जो बेकर लोग रहते थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, पिक्यूलियर ड्रेस पहनते थे। वोर का मतलब होता है पहनना, वैसे वियर का मतलब पहनना होता है, तो यहाँ पे वोर ये V2 में है, तो वोर यानी पहनते थे। पिक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र तरह का, अनूठा ड्रेस पहनते थे, ठीक है। नोन एज कबाई, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कबाई, ठीक है, कबाई उसको बोला जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, देखिए जो ये कबाई जो आप देखें ना, तो वो किस तरह का ड्रेस होता था, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये क्या होता था, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, ठीक है ना, रिचिंग डाउन, जो कि नीचे तक जाता था, ठीक है ना, टू द नीज, यानी कि घुटनों तक जो जाता था। सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रहता था जो कि घुटनों तक जाता था। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम, और बोलता है कि इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ, और समय के साथ क्या हो गया कि सम ऑफ द बेकर, यानी कि कुछ मतलब कि बेकर लोग जो है वोर अ शर्ट, वो क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर पहनते थे, ठीक है। मतलब कि पहले जो है क्या पहनते थे, तो सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे जो कि घुटनों तक पहुंचता था, ओके। और फिर जो है समय के साथ जो है कुछ बेकर लोग जो है, बेकर का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब होता है कि वन हु बेक, यानी कि जो पावरोटी वगैरह जो बनाता है, ब्रेड वगैरह जो बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग बेकर बोलते हैं, ठीक है। यानी ब्रेड वगैरह को बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बेकर कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। बेकर वॉर अ शर्ट एंड ट्राउजर, ठीक है। और समय के साथ जो है फिर क्या हो गया कि उनके पहनावे में चेंज हो गया, ठीक है। वो क्या पहनने लगे, तो शर्ट पहनने लगे एंड ट्राउजर पहनने लगे, ठीक है, विच वाज शॉर्टर देन फुल लेंथ। देखिए यहाँ पे शर्ट पहनने लगे और उसके साथ जो ट्राउजर जो होता था, ठीक है, वो क्या होता था, शॉर्टर होता था देन फुल लेंथ, यानी कि ट्राउजर का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम नीचे तक ले जाता था, बल्कि क्या होता था कि शॉर्टर रहता था देन फुल लेंथ, यानी पूरा जो लंबाई है, ठीक, यानी घुटने से नीचे तक का, मतलब कि आप समझिए घुटने से नीचे तक का, ठीक है। एंड टुडे, और आज, व्हेन एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट, ठीक है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, और बोलता है कि आज जब कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी आदमी जो है, ठीक है ना, जब इस तरह का पहनता है, यानी कि इस तरह का ड्रेसेस जब पहनता है, हाफ पैंट जो कि घुटनों से नीचे तक जाता है, आज जब कोई पहनता है, ठीक है, जस्ट बिलो द नीज, घुटने के नीचे, तो इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ठीक है, तब जाकर के जो है ना उसको कमेंट किया जाता है कि देखो ये जो है ना मतलब कि पैडर की तरह पहनावा पहने हुए। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको देखिए, जो बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को देखिए, ठीक है ना, बैक कर करके, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। और आज यहाँ पे बोलता है कि आज जब इस तरह का जब कोई पहनता है ना, तब उसको कमेंट किया जाता है कि देखो ये जो है ना बेकर की जैसा, मतलब पैडर के जैसा मतलब कि पहना हुआ है, गॉट इट, ठीक है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए अच्छे से, ओके स्टूडेंट्स। पोएट्री सेक्शन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, सेक्शन सी का ही है पोएट्री सेक्शन, ओके। देखिए 44, क्वेश्चन नंबर 44, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ओके। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ये जो उदाहरण जो एग्जाम्पल जो निकाला गया है किसी से, ठीक है ना, यानी कि आपके पोएम में से जो है एक स्टांजा को निकाल दिया जाएगा और फिर आपको स्टडी करना है केयरफुली और उसके क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि रीड द एक्सट्रैक्ट, ओके, गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चन, और आंसर मतलब कि दे निम्नलिखित क्वेश्चन का, ओके, दैट फॉलोज, ओके। तो ये सब सारा जो क्वेश्चन जो दिया गया है, ओके, तो उसका आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है एक्सट्रैक्ट मेरा।
बोलता है कि ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसने सुना या वह सुनता है द लास्ट वॉइस, ठीक है, अंतिम आवाज एट नाइट यानी कि रात में। ठीक है, द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, द पेट्रोलिंग कार्स का, ओके, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर करता है, और क्या करता है, स्टेयर करता है। स्टेयर करना का मतलब होता है कि देखते रहना, मतलब टकटकी लगा करके जो है देखते रहना या देखता है। विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी जो है चमकीली आंखों से जो है क्या करता है कि टकटकी लगा करके देखता रहता है। ओके, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको, तो ब्रिलियंट स्टार को। ठीक है, ब्रिलियंट स्टार का मतलब होता है कि चमकती हुई जो है सितारों को, तारों को जो है वो देखते रहता है। तो ये इस तरह से आपको दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 लाइन जो है आपको, जो कि एक स्टांजा कहते हैं। ठीक है, 4 लाइन को हम लोग एक स्टांजा बोलते हैं। तो आपको एक स्टांजा दे दिया जाएगा किसी भी पोएम से, आपको उसका स्टडी करना है और फिर जाके उसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ओके, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि पोएम का नाम यहाँ पे पूछ रहा है। ये जो पोएम, ये जो एक्सट्रैक्ट स्टांजा जो है जहां से ये लिया गया है उसका आपको ये नाम पूछ रहा है। ठीक है ना, कि नेम यानी कि नाम बताएं उस पोएम का, यानी इस पोएम का नाम बताएं जहां से ये एक्सट्रैक्ट जो है, ठीक है ना, ये जो एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वो लिया गया है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपको पोएम को केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। गॉट इट, केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से लाइन जो है कौन से पोएम से बिलोंग करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। गॉट इट, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो देखिए, द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू। ओके, देखिए ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है, ये कौन से पोएम से लिया गया है, तो अ टाइगर इन द जू। आपको इसी तरह से आंसर लिखना है वहां पे कि द नेम ऑफ द पोएम इज, यानी कि पोएम का नाम क्या है, तो अ टाइगर इन द जू, यानी कि टाइगर इन द जू ये पोएम है आपका। ठीक है ना, यानी कि ये जो स्टांजा जो है इसका पोएम कौन है, पोएम का नाम क्या है, तो अ टाइगर इन द जू। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिटन दीज लाइन्स। देखिए, यानी कि ये जो पोएम आप जो देख रहे हैं, ये जो स्टांजा आप जो देख रहे हैं, तो बोलता है कि आखिर इस स्टांजा को किसने लिखा है, यानी कि इस पोएम को किसने लिखा है। तो अब इससे एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि यदि आप पोएट्री यदि पढ़ रहे हैं तो आप लाइन बाय लाइन तो देखिए ही कि वो कौन से पोएम से बिलोंग करता है, और फिर आपको जो है उसके पोएट का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पूछा जाएगा आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ओके, ये जो लाइन जो है वो लिखा गया है, जो आप देख रहे हैं 4 लाइन जो है, ठीक है ना, तो ये लाइन जो है आपको लिखा गया है, रिटन वो लिखा गया है किसके द्वारा, तो बाय लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। ओके, आप देखिए कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन सी नंबर वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट डू द पेट्रोलिंग कार्स डू। यहाँ पे बोल रहा है कि पेट्रोलिंग कार जो है वो क्या करता है, पेट्रोलिंग कार जो है वो क्या करता है। तो देखिए, पेट्रोलिंग कार्स वांडर्स टू गार्ड ड्यूरिंग नाइट। ओके, पेट्रोलिंग कार क्या करता है, वांडर्स यानी कि टहलता है, घूमता है इधर उधर, ठीक है, टू गार्ड करने के लिए, ठीक है, टू गार्ड करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्यूरिंग नाइट मतलब कि रात के दौरान जो है वो क्या करता है, पेट्रोलिंग कार वो गार्ड करते रहता है, ठीक है, मतलब सुरक्षा करते रहता है। डी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एट व्हाट डज ही लुक एट नाइट, यानी कि वह जो है रात में क्या देखता है, ठीक है, एट व्हाट डज ही लुक एट नाइट, यानी कि वह रात में जो है वो क्या देखता है। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ही लुक्स एट शाइनिंग स्टार्स। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि वह जो है देखता है, क्या देखता है, एट शाइनिंग स्टार्स को देखता है, ठीक है, एट नाइट, यानी कि वह रात में किसको देखता है, शाइनिंग स्टार को। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, ठीक है, कि कैसे आंसर लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको डेफिनेटली जो है आपको किसी भी पोएम का स्टैंजा जो है इस तरह से पूछा जाएगा। ओके, तो आपको पोएम का नाम, ठीक है, और पोएट का नाम ये सब सारा याद रखने का जरूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए इसका आंसर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आपको ये सब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आपको आंसर देना है। गॉट इट। आइए ध्यान से देखिएगा।
हाउ डज द पोएट फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि पोएट जो है वो कैसा फील करता है एट द लॉस ऑफ इज बॉल, यानी कि जब उसका बॉल जो है वो खो जाता है तो पोएट यहाँ पे जो है किस तरह का फील होता है, कैसा फीलिंग करता है वो। ओके, तो आइए देखिए इसका आंसर को देखते हैं। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल व्हेन ही वाज प्लेइंग नियर द हार्बर, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, यानी कि बॉय ने अपना बॉल को जो है खो दिया। कब खो दिया? व्हेन, यानी जब, व्हेन ही वाज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, नियर द हार्बर, यानी कि हार्बर के पास, यानी बंदरगाह के पास जो है, ठीक है, जहां पे खेल रहा था, ठीक है, तो उसी समय बॉय का जो है वो बॉल जो है वो खो जाता है। ही बिकेम वेरी सैड, ठीक है, ही बिकेम वेरी सैड। ही बिकेम वेरी सैड का मतलब होता है कि वह बहुत दुखी हुआ। आफ्टर लूजिंग हिज बॉल, यानी कि जब उसका बॉल खो गया, ठीक है, तो वो बहुत दुखी हुआ। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी मच अटैच टू दैट बॉल, यानी क्योंकि वह जो है बहुत ज्यादा मतलब कि अटैच था। अटैच का मतलब उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, ठीक है, उस लड़के का जो है उस बॉल से जो है काफी ज्यादा लगाव हो गया था, ठीक है, तो इसलिए वो जो है उसे बहुत दुख हुआ, ठीक है। अटैच्ड, ATTACHED, अटैच टू दैट बॉल। ही केप्ट ऑन लुकिंग वेयर इट वाज फॉलन, यहाँ पे बोल रहा है कि ही केप्ट ऑन लुकिंग, हमने पहले पढ़ाया था कीप ऑन का यूज, यानी कोई काम होते रहना, तो ही केप्ट ऑन लुकिंग यानी कि वह देखता रहा, ठीक है, वेयर इट वाज फॉलन, जहां पे वो बॉल जो गिरा था, यानी कि हार्बर के पास, तो वो लड़का क्या करता है कि उस बॉल को जो है वो देखते रहा, ठीक है ना, जहां पे वो बॉल गिरा हुआ था। गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छे से ध्यान से देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन का या वाला आंसर को देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि मैंने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको जो है ना, आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको इंग्लिश का पैटर्न समझ में आएगा। ये मॉडल सेट जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये यूं ही नहीं दिया गया है, ठीक है, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, क्या पता आपको एग्जाम में जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पूछ दिया जाए, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी ना आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आप वीडियो को जो है आप अच्छे से देखिए। गॉट इट? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का या वाला। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या होता है, बोलता है कि व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ, ठीक है, व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जब डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो का जो है डस्ट यानी कि बर्फ का जो है मतलब कि डस्ट जो था, फेल ऑन द पोएट, ठीक है, यानी कि पोएट के ऊपर में जब गिरा, ठीक है, तो क्या हुआ। ओके, देखिए इसका आंसर कैसे निकलता है। द पोएट वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। ओके, देखिए आप इसको लिखिएगा अच्छे से तरीके से। द पोएट जो है वो बैठा हुआ था, द पोएट वाज सिटिंग यानी पोएट बैठा हुआ था अंडर द हेमलॉक ट्री। किसके नीचे बैठा था? अंडर का मतलब होता है के नीचे। गॉट इट? अंडर का मतलब के नीचे, UNDER, अंडर द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। ओके, तो उसी के नीचे बैठा था। एंड ही वाज वेरी अपसेट, और ये जो यानी कि पोएट जो है वो काफी ज्यादा अपसेट था। अपसेट का मतलब होता है दुख था, मतलब उसे मतलब बहुत ज्यादा दुखी था। ओके, दैट डे, उस दिन जो है काफी ज्यादा दुखी था। बट वेन, लेकिन जब, अ क्रो, क्रो का मतलब होता है कौवा, वेन अ क्रो केम, जब वो आया, एंड सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, और जब मतलब कि क्या किया कि जब उस पेड़ पर बैठ गया और बैठने के बाद उसको उस पेड़ को मतलब कि हिलाया, तो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, तो हिलने से क्या हुआ कि जो डस्ट ऑफ स्नो जो था जो पत्तियों में, वो नीचे गिरा ऑन द पोएट्स हेड। ठीक है, वो कहां पे गिरा? पोएट के हेड के ऊपर गिरा, पोएट के सर के ऊपर गिरा। ओके, ठीक है, इट चेंज द पोएट्स मूड। तब क्या करता है, जब वो डस्ट ऑफ स्नो जो रहता है यानी कि डस्ट का मतलब स्नो का जो पार्टिकल्स जो रहता है जब उसके सर पर गिरता है पोएट के, तो क्या बोलता है कि इट चेंज यानी कि ये बदल देता है द पोएट्स मूड, यानी कि पोएट के मूड को जो है, ठीक है, वो बदल देता है क्विकली यानी कि तुरंत। ओके, देखिए समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस घटना के बाद, ठीक है, किस घटना के बाद? तो वो जो पार्टिकल्स जो गिरा था डस्ट का, ठीक है, उसके ऊपर, उस घटना के बाद, आफ्टर दिस इंसिडेंट ही बिकेम वेरी हैप्पी, और जब वो गिरा तो वो बहुत खुश हो गया। पहले तो वो दुखी था, अपसेट था, लेकिन अब क्या होता है कि वो खुश हो गया। एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और फिर क्या हुआ कि
सोचना शुरू कर दिया। स्टार्टेड थिंकिंग का मतलब होता है सोचना शुरू कर दिया। अबाउट का मतलब के बारे में, अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि नेचर के ब्यूटी के बारे में जो है पोएट सोचना शुरू कर दिया। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, ठीक है, आप बैक करके भी देख सकते हैं एक बार में ना समझ में आए तो। गॉट इट। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। ओके, हाउ डज अमांडा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन। यहां पे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि हाउ डज अमांडा यानी कि अमांडा जो है कैसे डिस्क्राइब करती है अपने लाइफ को एज एन ऑर्फन, ऑर्फन की तरह। ऑर्फन का मतलब होता है जिसके पेरेंट्स जो है वो नहीं रहता है। ओके, अनाथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमांडा जो है कैसे मतलब कि डिस्क्राइब करती है, ठीक है, एक ऑर्फन के रूप में। ओके, आइए देखते हैं इसका आंसर। अमांडा इज अ स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा कौन है सबसे पहले हम जान जाते हैं। अमांडा जो है एक स्कूल जाने वाली लड़की है, ठीक है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का मतलब होता है, स्कूल गोइंग गर्ल का मतलब होता है स्कूल जाने वाली लड़की। गॉट इट। बट लेकिन सी सेज सो, लेकिन वह ऐसा कहती है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि सी वांट्स टू लीव हर लाइफ फ्रीली। देखो इसलिए कहती है, वो ऐसा इसलिए कहती है कि हम मतलब कि एक ऑर्फन है, ठीक है, ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सी वांट्स टू लीव हर लाइफ, क्योंकि वो अपना लाइफ को जीना चाहती है। किस तरह से जीना चाहती है, तो फ्रीली यानी कि मुक्त होकर के एकदम आज़ादी से जीना चाहती है। बट हर पेरेंट्स ऑलवेज नेक्स्ट हर, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है, ठीक है, किसके पेरेंट्स, तो अमांडा के पेरेंट्स जो हैं ऑलवेज नेक्स्ट हर, मतलब कि हमेशा जो है उसमें क्या करते हैं कि अवगुण निकालते रहते हैं, दोष ढूंढते रहते हैं। गॉट इट, हमेशा। दिस इज द रीजन, और यही कारण है, सी सेज दैट, वह कहती है कि इट इज बेटर टू बी एन ऑर्फन गर्ल, ठीक है, वो इसलिए वो कहती है कि इससे अच्छा होता कि हम ऑर्फन ही रहते हैं, मतलब मेरे माता पिता जो है वो नहीं रहता तो ज्यादा बेटर रहता, बिकॉज वो अपना लाइफ को जो है फ्रीली जीना चाहती है। ओके, इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, बिकॉज एन ऑर्फन कैन गो एनीवेयर एंड डू एनीथिंग। देखिए उसका व्यू ये है, मतलब कि अमांडा का जो है व्यू ये है, ठीक है, कि वो बोलती है कि इससे अच्छा तो मतलब कि हम ऑर्फन ही रहते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्फन जो होता है वो कैन गो एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकता है, एंड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, यानी अमांडा के साथ क्या होता है, ठीक है, कि पेरेंट्स जो है मतलब कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जो है दोष ढूंढते रहते हैं, ठीक है, अवगुण निकालते रहते हैं। ये कुछ भी करती है तो उसको जो है मना कर देते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि वो कहती है, ठीक है, कि हाउ डज अमांडा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन के रूप में। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो इसको आप बार बार देखिए, ठीक है, पैशंस रख करके इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका मार्क्स जो है काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 46 का ही है या वाला, ओके, और वाला जो है उसका क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ है। ओके, तो ये या वाला है। देखिए क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट फील मोर हैप्पी, ओके, विथ द एनिमल्स देन ह्यूमंस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई डज द पोएट फील मोर हैप्पी, यानी कि पोएट जो है वो ज्यादा खुश क्यों होता है, मतलब कि ज्यादा खुश क्यों महसूस करता है विथ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के साथ, देन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के अलावे, ह्यूमन के अपेक्षा, ठीक है, ह्यूमन के अपेक्षा जो है पोएट जो है वो ज्यादा फील क्यों करता है एनिमल के साथ रहना। गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट द वर्च्यू ऑफ एनिमल्स। देखिए आपको आंसर जो है वो सजा करके लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको उसका क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से लिखना है ताकि वो इफेक्टिव लगे। गॉट इट। तो आपको यहां से सीखना है कि कैसे जो है उसका आंसर लिखा जाता है। ओके, तो इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में द पोएट जो है टॉक्स, यानी कि बात करता है क्या, अबाउट द वर्च्यू ऑफ द एनिमल, यानी कि एनिमल के गुण के बारे में बात करता है। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, तो एनिमल के गुण के बारे में बात करता है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। ठीक है, हमने अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको जो है इसका वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। VIRTUE, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। गॉट इट। तो इसमें किसके बारे में बात करता है, तो एनिमल के वर्च्यू के बारे में बात करता है, यानी गुण के बारे में बात करता है। He says that, वह कहता है, यानी कवि कहता है, ठीक है, एनिमल्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड। क्या बोलते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंट होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा संतुष्ट होते हैं। ओके, एंड पीसफुल, और शांत प्रिय होते हैं। गॉट इट। देन
ह्यूमन, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन से जो है तुलना किया जा रहा है। वो बोलते हैं कि ह्यूमन से ज़्यादा जो है मतलब कि ये जो है मतलब कि सेटिस्फाइड होते हैं, पीसफुल होते हैं, शांति प्रिय मतलब कि होते हैं। ठीक है, गॉट इट। एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं डू नॉट कंप्लेन, यानी कि कंप्लेन नहीं करते हैं अबाउट एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को लेकर के जो है वो कंप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि एनिमल्स जो है डू नॉट कंप्लेन, वो शिकायत नहीं करते हैं अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में। एनिमल्स आर सिंपल इन नेचर। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि एनिमल जो होते हैं नेचुरली जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, वाइल ह्यूमन इज ग्रेडी, जबकि ह्यूमन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेडी होता है, बहुत ही ज्यादा लालची होता है। GREEDY, ग्रेडी का मतलब लालची होता है। एंड सेल्फिश होता है, सेल्फिश का मतलब होता है अपने बारे में ही सिर्फ सोचते रहना। गॉट इट। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि while human is greedy and selfish, got it। this is the reason, और यही कारण है कि poet feels more happy, यही कारण है कि poet जो है यानी कवि जो है वो feel more happy, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करता है with animal के साथ। ठीक है, than human, मतलब कि human के अपेक्षा। ठीक है ना, got it। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए सेक्शन सी का ही है, सी सप्लीमेंट्री का देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, हु वाज ग्रिफन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का है हु वाज ग्रिफन, हु वाज ग्रिफन। और आपका देखिए फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 49 का जो या वाला जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रिफन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, फिर से आप देखिए ये आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, गॉट इट। और फिर जो है 49 का जो या वाला जो है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है कि ग्रिफन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। तो ये दोनों का क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो एक ही होगा। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। ओके, हमने जो है दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है जिसका आंसर एक ही होगा, तो आप इसको केयरफुल होकर के देखिए। ओके, तो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ लिखा है कि हु वाज ग्रिफन, यानी ग्रिफन कौन था, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रिफन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, यानी कि ग्रिफन जो था वो एक लॉलेस पर्सन था। ठीक है, कमेंट कीजिए। लॉलेस का मतलब होता है जो नियम कानून को नहीं मानता है। ठीक है, न्याय विरुद्ध, नियम विरुद्ध। ओके, वैसे पर्सन को बोलते हैं। तो अब ये दोनों का जो है आंसर एक ही होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए ग्रिफन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी कि ग्रिफन जो था वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। BRILLIANT, गॉट इट। आपको उतारने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम जो है पूरा वर्ड मीनिंग जो है आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ग्रिफन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ओके, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ओके, बिकॉज, क्योंकि ही कुड डिसअपियर। देखिए डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही कुड डिसअपियर हिमसेल्फ, यानी कि वह जो है गायब हो सकता था। ठीक है, वह जो है खुद को जो है गायब कर सकता था थ्रू हिज इन्वेंशन। थ्रू का मतलब होता है के जरिए, हिज इन्वेंशन मतलब अपने आविष्कार के जरिए। यानी कि ग्रिफन जो है नो डाउट एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा चीज आविष्कार किया था, ठीक है, जिसे खाते ही जो है वो गायब हो जाता था। गॉट इट। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो ब्रिलियंट नहीं था। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ग्रिफन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बिकॉज ही कुड डिसअपियर, यानी वो डिसअपियर हो सकता था, गायब हो सकता था। ठीक है, खुद को गायब कर सकता था थ्रू हिज इन्वेंशन, या अपने इन्वेंशन के जरिए। गॉट इट। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट, देखिए यहाँ पे बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट का मतलब होता है कि एक ग्रेट साइंटिस्ट होते हुए भी, ठीक है, बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट का मतलब होता है कि एक ग्रेट साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक होते हुए भी ही वाज ए लॉलेस पर्सन, वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि नियम के विरुद्ध था, मतलब कि नियम कानून के अगेंस्ट में वो काम करता था। ओके, लॉलेस पर्सन था। बिकॉज, क्यों ऐसा लगता है, तो आइए देखते हैं। बिकॉज ही मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन, ठीक है, टू रोब द पर्सन। देखिए क्योंकि वह जो है ना मिसयूज करता था। मिसयूज का मतलब होता है दुरुपयोग करना। ओके, वह जो है दुरुपयोग करता था,
ठीक है, अपने इन्वेंशन को, हिज इन्वेंशन यानी कि अपने इन्वेंशन को, टू रोब द पर्सन यानी कि पर्सन को लूटने के लिए। रोब का मतलब क्या होता है? लूटना। रोब का मतलब लूटना। तो ये जो है क्या अपने इन्वेंशन को जो है यूज किस तरह से करता था? तो मतलब दूसरे को लूटने के लिए, तो वो तो नियम विरुद्ध ना हुआ। ठीक है, टू रोब द पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम यानी कि उसके जो लैंडलॉर्ड जो थे, ठीक है ना, उसके जो मालिक जो थे, ठीक है, जिस घर में रहता था, डिसलाइक्ड हिम वो उसको जो है नापसंद करते थे। ठीक है, यानी कि जिस घर में वो रहता था उसका मालिक जो है, ठीक है ना, यानी कि ग्रिफन को जो है वो नापसंद करता था। सो ही सेट फायर, ठीक है, टू द हाउस। ठीक है, देखिए लैंडलॉर्ड जो था वो डिसलाइक करता था, तो इसीलिए क्या किया कि ग्रिफन ने जो है सेट फायर यानी कि आग लगा दिया। ठीक है, आग लगा दिया टू द हाउस यानी कि घर को ही आग लगा दिया। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना कि ये लॉलेस क्यों था? ठीक है, तो ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ लविंग नेचर, वो एक लविंग नेचर वाला मैन नहीं था। ठीक है, वो लविंग नेचर वाला जो है वो पर्सन नहीं था। वंस एक बार ही स्लिप्ड इनटू अ बिग स्टोर इन लंदन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बार जो है वो स्लिप्ड इनटू मतलब कि वो घुस जाता है। ठीक है, कहाँ पे घुस जाता है? इनटू अ बिग स्टोर मतलब एक बड़े से दुकान में जो है वो घुस जाता है इन लंदन में। वेयर, यहाँ पे वेयर का मतलब जहां होगा, जहां ही स्टोल फूड एंड क्लोथ्स, जहां वो चुराया या चुरा लिया। ठीक है, स्टील का मतलब होता है चुराना और स्टोल इसका विटू है, तो चुराया, फूड भी भोजन और क्लोथ्स ये सब चुरा लेता है। ही रोब्ड उसने मतलब कि लूटा। ठीक है, लूटा द शॉपकीपर यानी दुकानदार को भी उसने क्या किया कि लूट लिया। गॉट इट? एंड अटैक्ड ऑल्सो हिम, और उसको क्या करता है कि मतलब कि आक्रमण भी करता है, मतलब कि मारा भी उसको। ठीक है, ही स्टोल क्लर्जीमेंस मनी, और उसने क्या किया कि क्लर्जीमेंस के मनी को जो है वो भी चुरा लेता है। ठीक है, पादरी का जो रहता है मतलब कि उसका जो पैसा जो रहता है उसे भी ये चुरा लेता है। देखिए आप जब इस स्टोरी को जब पढ़ेंगे ना, इसके चैप्टर को, तब आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ही स्टोल क्लर्जीमेंस मनी व्हेन अ कांस्टेबल, जब एक कांस्टेबल जो है, जब एक पुलिस जो है क्या करता है, कैम आया, टू अरेस्ट हिम उसको मतलब कि कैद करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, तो ही बिगेन टू इनविजिबल, वो क्या होने लगा? इनविजिबल होने लगा। ठीक है, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। ठीक है, इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है, वो अदृश्य होने लगा। गॉट इट? बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े को जो है उतार करके जो है वो क्या होने लगता है? अदृश्य होने लगता है। गॉट इट? ग्रिफन नॉक डाउन टू कांस्टेबल। ठीक है, और ग्रिफन ने क्या किया कि नॉक डाउन यानी कि उसको धक्का दे करके जो है गिरा दिया। देखिए हमने लिख दिया है KNOCKED, नॉक डाउन का मतलब होता है धक्का दे करके गिरा देना। तो धक्का दे करके गिरा दिया कांस्टेबल को। व्हेन ही ट्राइड, जब उसने कोशिश किया, टू कैच हिम यानी कि जब कांस्टेबल जो है उसको पकड़ने का कोशिश करता है, तो वो क्या करता है? धक्का दे करके उसको गिरा देता है। ओके, दज इस प्रकार वी कैन से दैट, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रिफन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट वेरी लॉलेस पर्सन, लेकिन जो है बहुत ही लॉलेस पर्सन था, जो कि उसके एक्शन से जो है हमें पता चल रहा है। ठीक है ना, कि वो रियली में लॉलेस पर्सन था। ब्रिलियंट तो था नो डाउट, लेकिन क्या है, लॉलेस पर्सन भी था। तो इसी का जो है आंसर जो है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। ग्रिफन वाज रैदर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट तो आपको इस तरह से आंसर जो है सजा करके लिखना है। यहाँ पे दे दिया है कि हु वाज ग्रिफन, तो आप ग्रिफन के बारे में भी लिख सकते हैं कि ग्रिफन कौन था, क्या इन्वेंशन किया था, ये सब सारा लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसको देखिए बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट? जितना भी वर्ड मीनिंग जो है वो हमने लिख दिया है, जहां हमको लगा कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी वहां हमने लिख दिया है वर्ड्स को सारा हिंदी में। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या बोल रहा है। व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो क्यों चिंतित थी। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित करना, चिंता करना। ठीक है, तो व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी यानी कि ट्रिकी को लेकर के, ठीक है, वो क्यों चिंतित थी। गॉट इट? ट्रिकी जो है वो एक स्मॉल डॉग था। स्टूडेंट आप चैप्टर को पढ़े होंगे। ठीक है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी तो आपको पता ही होगा। ओके, देखिए इसका आंसर कैसे होता है। मिसेस पम्फ्रे वाज अ रिच लेडी। ओके, आपको इस तरह से स्टार्ट करना है कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो एक रिच लेडी थी। गॉट इट? सी लव्ड ट्रिकी वेरी मच। ठीक है, वो जो है ट्रिकी को यानी कि उस कुत्ते को जो है बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, सी लव्ड ट्रिकी वेरी मच यानी कि वह यानी मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। गॉट इट?
शी लव्ड हिम यानी कि वह उसे प्यार करती थी एज हर ओन चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, ठीक है, अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। शी यूज्ड टू गिव हिम चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, एग्स एटसेट्रा। ओके, देखिए यहाँ पे इसको समझिए कि शी यूज्ड टू गिव हिम यानी कि वह उसे दिया करती थी, ठीक है, वह उसे जो है दिया करती थी, यानी कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो उस कुत्ते को जो है दिया करती थी। तो क्या देती थी? तो चॉकलेट्स देती थी, हॉर्लिक्स देती थी, ठीक है ना, और एग्स देती थी, एटीसी और भी बहुत सारा चीज देती थी। बट वेन ट्रिकी फेल इल, लेकिन जब ट्रिकी फेल इल, जब वो बीमार पड़ गया, फेल इल का मतलब, फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, फेल इल यानी कि जब बीमार पड़ गया, FELL ILL, गॉट इट, आप अच्छे से लिखिएगा, फेल इल, एंड डिड नॉट बिगिन टू ईट एनीथिंग, जब वो बीमार पड़ गया और कुछ भी नहीं खाने लगा, ठीक है, डिड नॉट बिगिन टू ईट यानी कुछ भी नहीं खाने लगा एनीथिंग, ठीक है। सी बिकेम वरीड अबाउट ट्रिकी, तब जाकर के वह यानी कि पम्फ्रे जो है वो बिकेम वरीड, वो चिंतित हो गई अबाउट ट्रिकी यानी कि ट्रिकी को लेकर के, गॉट इट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक दो बार और इसको देख लें बैक करके, गॉट इट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 48 का या वाला, ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का जो है या वाला, वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी, यानी कि मटिल्डा जो है, ठीक है, वो अनहैप्पी क्यों थी, यानी कि वो नाखुश क्यों थी, गॉट इट। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मटिल्डा वाज अ यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी, मटिल्डा जो थी वो एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी थी, ठीक है ना। सी वांटेड टू लिव, वह जीना चाहती थी, लिव का मतलब जीना, तो सी वांटेड टू लिव, वह जीना चाहती थी लग्जरियस लाइफ, वो एक लग्जरियस लाइफ को जीना चाहती है, LUXURIOUS, लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है सभी शौक सुविधाओं से एकदम परिपूर्ण, ठीक है, तो वो उस तरह का लाइफ जो है वो पसंद करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सी वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, कि उसका जन्म जो है एक पुअर फैमिली में जो है हो जाता है, वेयर, जहां सी हैड नो होप्स, जहां पे उसको कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ता है, नो मीन्स, और कोई भी ऐसा साधन नहीं है, ऑफ बिकमिंग फेमस, मतलब फेमस होने के लिए जो है उसको कोई भी वैसा जो है साधन नहीं दिखाई पड़ता है, कोई उम्मीद नजर नहीं आता है, ओके। फाइनली सी गेट्स मैरिड टू अ क्लर्क, और फिर क्या हो जाता है कि उसकी शादी जो है एक क्लर्क से हो जाती है, वेयर सी हैज टू फेस द सेम प्रॉब्लम, जहां पे उसको जो है सेम प्रॉब्लम का जो है मतलब कि सामना करना पड़ता है, वहां भी उसके साथ जो है कोई उम्मीद वगैरह नजर नहीं आती है, कोई होप्स वगैरह नहीं रहती है, ठीक है ना। दिस इज द रीजन, और यही कारण है कि सी वाज अनहैप्पी टू हर लाइफ, और यही रीजन होता है, ठीक है ना, कि वो जो है अपने लाइफ के प्रति जो है काफी ज्यादा नाखुश रहती है, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, ओके, अच्छे से इसको पढ़िए, देखिए स्पेलिंग वगैरह सब अच्छे से उतारिएगा, गॉट इट। फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इसका क्वेश्चन नंबर 49 का जो या वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमने पहले ही बता दिया है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर है, ओके। देखिए, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, ओके, आपको यहाँ पे जो है अनिल का कैरेक्टर स्केच यहाँ पे बोला जा रहा है लिखने के लिए, गॉट इट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अनिल वाज ए यंग बॉय ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड, ओके, अनिल जो था वो एक 25 ईयर्स ओल्ड जो है यंग बॉय है, गॉट इट। ही वाज अ राइटर, वह एक राइटर था, वह एक लेखक था, ओके, राइटर का मतलब होता है लेखक। एंड काइंड हार्टेड पर्सन, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, यानी कि बहुत ही दयालु था, गॉट इट। ही यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन, ठीक है, यूज्ड टू राइट का मतलब होता है लिखा करता था, ओके, यूज्ड टू राइट, USED, यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स, यानी कि वो मैगजीन्स के लिए जो है पत्रिकाओं के लिए जो है लिखा करता था, MAGAZINES। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको उतारने में, ओके। मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। हिज इनकम इज नॉट सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, तो उसका इनकम जो था वो निश्चित नहीं था, ओके। ही यूज्ड टू लिव अलोन, वो अकेले रहा करता था, अलोन, ALONE, अलोन, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अनमैरिड, क्योंकि वो अनमैरिड था, अनमैरिड पर्सन था, गॉट इट। देखिए, ही वॉज अ केयरलेस इन मेनी वेज, और वो जो है बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, यानी कि लापरवाह था, इन मेनी वेज मतलब कि बहुत सारे तरीके से जो है वो लापरवाह था, कौन, तो अनिल, गॉट इट।
सो व्हेन हरि सिंह फाउंड सच अ पर्सन, ठीक है, देखिए यहां से सो इसलिए व्हेन जब हरि सिंह फाउंड मतलब हरि सिंह को मिला या हरि सिंह पाया, सच अ पर्सन यानी कि इस तरह का पर्सन, ही बिकेम वेरी हैप्पी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। कौन खुश हो गया? तो हरि सिंह। जब हरि सिंह जो है, ठीक है, इस तरह के इंसान को पाया यानी कि अनिल को पाया जब केयरलेस, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुश हो गया। बिकॉज हरि सिंह कुड चीट हिम, क्योंकि हरि सिंह जो है उसको चीट कर सकता था यानी कि धोखा दे सकता था, ठीक है, कुड चीट हिम, ठीक है, चीट हिम, गॉट इट, इजली, मतलब हरि सिंह जो है वो उसे आसानी से धोखा दे सकता था, ओके, क्योंकि वो बहुत ही तरह से बहुत तरीकों से जो है केयरलेस पर्सन था। अनिल वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन, अनिल जो है बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन था। सो इसलिए ही टॉट हरि सिंह, इसलिए उन्होंने जो है हरि सिंह को सिखाया, क्या क्या सिखाया, देखिए, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू राइट एंड कुक फूड, यानी कि उसे लिखना पढ़ना, ठीक है, और फिर खाना बनाने के लिए भी जो है सिखाता है। कौन सिखाता है? तो अनिल सिखाता है। किसको सिखाता है? तो हरि सिंह को सिखाता है, ओके। फाइनली, और अंत में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि अनिल वाज अ ग्रेट मैन, कि अनिल जो है एक ग्रेट मैन था, एक बहुत ही अच्छा आदमी था। हु चेंज्ड, जिसने बदल दिया, द लाइफ ऑफ हरि सिंह, जिसने हरि सिंह के लाइफ को बदल दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका सारा क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करो कि इसको जो है पूरा जो है अच्छे से वीडियो को पूरा देखें और सभी को नोट डाउन करो और बार बार जो है उसको देखने की कोशिश करो, कैसे समझाया गया है, कैसे लिखा गया है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ओके। और इस तरह से आप बार बार मतलब कि इसको देखिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, और यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो इस तरह से आप मुझे चीट ना कर रहे हैं स्टूडेंट, बल्कि अपने आप को चीट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं देना है बल्कि एग्जाम जो है आपको देना है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि समय जो है बहुत कम है, आपको कम समय में जो है आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है, और इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको इससे अच्छा जो है मटेरियल जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से आपको कहता हूं कि आप इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखें, और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ओके, अपने रिलेटिव में, ताकि जो है वो भी जो है इस वीडियो से लाभ पा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करने की कोशिश करें। यदि आपको इसका मॉडल सेट 2 और 3 यदि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि मैं जो हूँ उसको तैयार कर सकूँ। मुझे कमेंट सेक्शन का आपका इंतजार रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे कमेंट करें कि आपको जो है इसी का जो है सेट 2 और सेट 3 चाहिए कि नहीं चाहिए। टिल देन फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।